हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज विद शिवम। मैं शिवम यादव आपका अपने चैनल एमसीक्यूज विद शिवम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं इससे पहले यांत्रिकी चैप्टर की 2 वीडियोस डाल चुका हूं, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में भी मैं 50 क्वेश्चन कराऊँगा और आपका टारगेट आज का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे आपको पता ही होगा कि ये वीडियो किसके लिए है। ये वीडियो स्पेशल फॉर ग्रुप डी एंड एनटीपीसी, मतलब एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे से संबंधित जितनी भी जॉब्स हैं उनके लिए है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख के जाएंगे तो आपको 100% लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। ठीक है, जीके में या फिर सामान्य विज्ञान में से जितना भी क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादातर 90% यहीं से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि कभी भी देख लो, एग्ज़ाम पैटर्न ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पेपर से बनता है। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि 40 एन भार वाली कोई लड़की 160 वॉट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। मतलब 40 एन भार वाली लड़की है और 160 वॉट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मतलब वह 8 मीटर तक चढ़ेगी। कितनी? 8 मीटर ऊंचाई तक वो चढ़ेगी। ओके, कितनी चढ़ेगी? 8 मीटर ऊंचाई तक। देखते हैं, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। माना लड़की की ऊंचाई h है, माना लड़की की ऊंचाई h मीटर तक चढ़ेगी। ठीक है, और शक्ति इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा कार्य अपॉन समय, यानी mgh अपॉन टी। ठीक है, तो भार इक्वल टू 40 n और टी 20 से अधिक है, 20 है। ठीक है, और शक्ति है 160 वोल्ट। तो 160 बराबर 40 गुणा 10 गुणा h अपॉन 20, तो h इंटू 8 मीटर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 निकल आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, दिया गया है। तो इसमें भी जी इक्वल टू 10 ms की पावर -2 दिया गया है। अगर इसमें हम सूत्र लगा देंगे तो इसका सही जवाब निकल आएगा। तो देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। डी, इसका सही जवाब है डी। ठीक है, क्योंकि भाई सूत्र लगाते बहुत टाइम लगता, आपको मैं यहीं से समझा देता हूँ। ठीक है, शक्ति इक्वल टू कार्य अपॉन समय, यानी स्थितिज ऊर्जा बट्टे टाइम, mgh अपॉन टी। तो दिया है कि m इक्वल टू 50 के जी, जी इक्वल टू 10 m प्रति सेकंड स्क्वायर और t इक्वल टू 10 सेकंड। ठीक है, हाइट इज इक्वल टू 44 गुणा 15 बट्टे 100 मीटर। ठीक है, तो जब हम शक्ति के बराबर ये सारी चीज़ें रखेंगे, 50 गुणा 10 गुणा 40 गुणा 15, 44 गुणा 15 अपॉन 100 गुणा 10 इक्वल टू 330 वॉट, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई एजेंट समय टी में डब्लू काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी, मतलब तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डब्लू अपॉन टी, क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ा था, कल की वीडियो में पढ़ा था कि शक्ति इक्वल टू कार्य बट्टे समय। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, जी इक्वल टू 10 ms की पावर -2। ठीक है, देखते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक मिनट, इसका सही जवाब हो जाएगा 322.5 वॉट। ठीक है, कैलकुलेशन तो मैं आपको इसकी बता ही चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है। ठीक है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक्ति का। ठीक है, जो हवाई जहाज है वो कार से ज़्यादा शक्तिशाली है, तो यह शक्ति का उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं
किसी इंजन की सामर्थ्य अथवा शक्ति P इक्वल टू W/T, इंजन द्वारा किया गया कार्य W और कार्य करने में लगा समय T। अतः स्पष्ट है कि निश्चित समय में जो इंजन अधिक कार्य करेगा उसका सामर्थ्य अधिक तथा जो इंजन कम कार्य करेगा उसका सामर्थ्य कम होगा। यहाँ हवाई जहाज कार की तुलना में निश्चित समय में अधिक दूरी तय करता है, अर्थात कार्य करता है। ठीक है, इसलिए हवाई जहाज की शक्ति कार्य की तुलना में अधिक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 80 केजी की वस्तु 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 640 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, इसे निकालेंगे हम। देखो, 80 किलोग्राम वस्तु को 40 मीटर ऊंचाई तक उठाने में स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू mgh, तो शक्ति इक्वल टू mgh/t। ठीक है, तो इसका लगा देंगे mgh हम 80 गुणा 40 गुणा 10/50, तो निकल आएगा हमारा 640 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी शक्ति के सूत्र हैं। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है अब हमारी आ जाती है ऊर्जा। अभी तक हमने शक्ति के सवाल किए, अब हम ऊर्जा के सवाल करेंगे। ठीक है, तो हमारा ऊर्जा का पहला सवाल है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और उससे पहले हम पढ़ेंगे डिटेल। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है? देख लो, हमने इससे अगला क्वेश्चन पढ़ा कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, और उसने यही पूछ लिया कि उसे कौन सा सिद्धांत कहते हैं या कौन सा नियम कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और पहले पढ़ेंगे हम डिटेल। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा एक संरक्षित राशि है। ऊर्जा न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? देखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा स्थिर। इसका सही जवाब स्थिर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। किसी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा समान यानी स्थिर रहता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? स्थितिज ऊर्जा। जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो रबर बैंड के खींचने से हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में के रूप में संग्रहित हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले डिटेल पढ़ेंगे हम इसकी। किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे बांध में इकट्ठे पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अतः हम एक रबर बैंड खींचते हैं तो रबर बैंड की खिंची हुई स्थिति के कारण उसमें हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैस के कणों की। किसके कणों की? गैस के कणों की। गैस के कणों की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले डिटेल पढ़ेंगे। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विरामावस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जा सकती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैस के कण ठोस व द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैसों में। ठीक है, ये क्वेश्चन हम अभी पढ़ के आए हैं, 111वां क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है एक घर में एक माह में 900 गुणा 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 250 इकाई। ठीक है, 250 इकाई ऊर्जा है, 250 जूल। एक मिनट, हाँ, तो ऊर्जा का एक ऐसा कारक है, ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, उसे ऊर्जा कहते हैं। ऐसा पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, यानी एक यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6। ये हमने लगभग 2 से 3 वीडियो पहले भी पढ़ाया है कि 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो कुल ऊर्जा यूनिट में कितना हो जाएगा? 900 गुणा 10⁻6 अपॉन 3.6 गुणा 10⁻6। तो ऐसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 900 अपॉन 3.6 आ जाएगा, क्योंकि 10⁻6 से 10⁻6 कट जाएंगे, और 9000.36 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000/4 और इक्वल टू 250 यूनिट इसका सही जवाब हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें 1 किलोवाट घंटा का सूत्र लगाना पड़ा है, मतलब मान। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा का। जो पवन चक्की होती है वो पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। ठीक है, पवन चक्की का आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिक अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। यह हवा के रैखिक गति को पंखों की घूर्णीय गति में बदल देती है। वर्तमान 2021 आंकड़ों के अनुसार भारत की पवन बिजली उत्पादन क्षमता 39.2 गीगावाट तक पहुंच गई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल लेता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा। जो एक संपीड़ित स्प्रिंग को जब छोड़ा जाता है तो वो अपनी ऊर्जा को, जो स्थितिज ऊर्जा उसमें होती है, उसको वो गतिज ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले डिटेल पढ़ेंगे। जब किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सामान्यतः ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी kg द्रव्यमान के पिंड को गति v मीटर प्रति सेकंड है तो क्या देखते हैं अभी है, तो हाँ, तो गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1.2 mv²। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे तनी हुई स्प्रिंग, कमानी की ऊर्जा, बांध में संग्रहित पानी की ऊर्जा आदि। यदि किसी mkg पिंड को गुरुत्वीय त्वरण g के विरुद्ध h मीटर ऊंचाई पर ले जाएं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। ठीक है, नोट, पिंड की यांत्रिकी ऊर्जा इक्वल टू पिंड की गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगर हमें पिंड की यांत्रिक ऊर्जा निकालनी है तो पिंड की गतिज ऊर्जा और पिंड की स्थितिज ऊर्जा को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो हमारी यांत्रिक ऊर्जा निकल आएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊंचाई के साथ वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका सही जवाब देखते हैं। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? इसका सही जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो भी किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ ही बदलती है। इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाद में संग्रहित पानी को कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। देख लो, स्थितिज ऊर्जा से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बार इसे मिटा दूं, देखता हूँ। मिटा 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 मिट गया, लेकिन मिटाना नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक गतिशील वस्तु गतिज ऊर्जा अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले इसकी डिटेल पढ़ेंगे। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करती है। ठीक है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वजह, मतलब पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय गति अथवा कोणीय गति अथवा दोनों के कारण होती है। ठीक है, पिंड की गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1.2 mv²। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा से। ठीक है, कार जब भी चले उच्च गति से, मतलब ज़्यादा स्पीड से चले, तो वो गतिज ऊर्जा से युक्त होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से, 1 सेकंड प्लीज, हाँ, कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। कौन सी? गतिज ऊर्जा जो होती है वो सदैव धनात्मक होती है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? जो ऊर्जा है उसकी व्यावसायिक इकाई क्या है? उसकी व्यावसायिक इकाई है किलोवाट घंटा। ठीक है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक जूल एवं सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। यह एक अदिश राशि है, जबकि ऊर्जा ऊष्मा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। वॉट या किलोवाट बिजली व्यय की दर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? ठीक है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा त्वरण। त्वरण जो होता है वो राशि समान होगी। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन क्या देखेंगे, वही सीधी सी बात है। ठीक है, जब एक दबी स्लिंग की, जो दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा होती है, जब स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले डिटेल पढ़ेंगे हम कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अतः किसी संपीड़ित स्लिंग की, जो संपीड़ित स्प्रिंग है, उसको छोड़ेंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका मात्रक जूल होता है। गतिज ऊर्जा के यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², जहाँ m द्रव्यमान भी वेग होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, आज का अगला क्वेश्चन है, और ये अगला क्वेश्चन है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो
एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल है। जैसे बांध से संरक्षित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है, खींची गई कमान में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा एक मिनट रुकना, चलो पहले इसका सही जवाब देखेंगे। इसका सही जवाब है गति। जो किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है तो वो गति के अनुरूप होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे हम इसकी डिटेल। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं वह वस्तु v वेग से गति कर रही है तो वस्तु की गति जो ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होगा, जिसका मात्रक जूल होता है। चूंकि वस्तु का द्रव्यमान m सदैव स्थिर रहता है, अतः वस्तु की गति बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी एवं गति घटने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा घटेगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान और वेग पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा। देख लो गतिज ऊर्जा से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, देख रहे हो। लेकिन आपको वीडियो देखनी ही नहीं होती पूरी, आपको तो बस 2 मिनट देखनी है भग जाना है, 2 मिनट देखनी है भग जाना है, पूरी वीडियो ही नहीं देखनी है आपको। मैं भी क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ये आरआरबी एएलपी में आया है, समझ रहे हो, आरआरबी एएलपी में आया ये। एक मिनट, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है तो उसे हम वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यातव्य है कि जल विद्युत ग्रह में गिरते हुए या बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा एक पेंडुलम का झूलना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा यानी पी का के में परिवर्तन का उदाहरण है। पटाखे का विस्फोट रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, टार्च का ऑन करना रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। n का मान क्या होगा। तो n का मान होगा b, मतलब n का मान इक्वल टू 4। ठीक है, देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m वेग तथा v वेग हो, मतलब m तथा v वेग v हो, तो गतिज ऊर्जा k इक्वल टू 1/2 mv² होता है। अब वेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा के काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो n का गुणा जब हम यहाँ पर करेंगे तो n यानी n 1/2 m और 2v², क्योंकि हमने सिर्फ वेग को बढ़ाया है। ठीक है, वेग को दोगुना किया है, द्रव्यमान को नहीं। ठीक है,
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? 4। क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसकी डिटेल पढ़ेंगे। किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा ही उसी वस्तु की निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू mgh। ठीक है, जहां m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। रबर बैंड तना हुआ है, अर्थात वह अपनी सामान्य स्थिति में न होकर एक विशेष तनी हुई स्थिति में है, अतः उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा को। ठीक है, इसे केवल परिवर्तित किया जा सकता है। अगला सवाल है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, संवेग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो 1.2 mv²। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसका सही जवाब हो जाएगा 4k। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। तो निम्न में से क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदें की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना है तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 किलो वाली गेंद। जो 5 किलोग्राम वाली गेंद है वो तेजी से गति कर रही है। ठीक है, 5 किलोग्राम वाली गेंद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर यांत्रिक ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा में। ठीक है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहता हुआ जल जो होता है वो स्थिर नहीं होता है। ठीक है, बहता हुआ जल जो होता है वो स्थिर नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु ठोस द्रव या गैस की अपनी एक स्थिति पोजीशन के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। किसी संकुचित स्प्रिंग यानी कंप्रेस्ड स्प्रिंग में निहित ऊर्जा एक उठाए गए हथौड़े एवं किसी बांध द्वारा उसमें संचित जल में ऊर्जा निहित ऊर्जा आदि होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है ओनली ऑन गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं उसमें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो
आपको लगा हो हाँ हमारे काम आएंगे, लेकिन आप तो पूरी वीडियो देखते ही नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारा अगला टॉपिक आएगा या अगली वीडियो आएगी इसी टॉपिक की, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।